नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों टुडे इज 2 जुलाई 2024 और आप सभी को मालूम है कि 2023 में इम्पॉर्टेंट बिल जो आया था और फाइनली वो कानून बना था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था दोस्तों। जिस बिल का नाम है आपका भारतीय न्याय संहिता, देन इसके साथ साथ और इम्पॉर्टेंट दो आपका कानून था। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप सभी को पता है कि कॉलोनियल एरा का जो इम्पॉर्टेंट लॉ था, लाइक ब्रिटिश के टाइम में, जिसका नाम था आपका इंडियन पिनल कोड, देन आपका इंडियन एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इन तीनों को जो है चेंजेस करके काफ़ी सारा कुछ सेक्शन ऐड किया गया है और कुछ सेक्शन को जो है रिपील कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। तो आज के सेशन के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि राइट नाउ भारत में क्रिमिनल लॉ में क्या वो इम्पॉर्टेंट टॉप 10 चेंजेस आया है, और इसके साथ साथ दोस्तों जो पिछले 10 सालों में या कह सकते हैं पिछले 20 सालों में जो हमारे भारत में मॉब लिंचिंग का केसेस हुआ, इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि काफ़ी बार देखा गया टेररिज्म का केसेस, स्पेशली आपका जम्मू कश्मीर के रीजन में। तो अब राइट नाउ ये जो नया कानून जो इम्प्लीमेंट हुआ है 1 जुलाई 2024 से, तो उसमें कहाँ पर चेंजेस है और क्या क्या वो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो चलिए आइए इस वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे रिसेंट्स में जो 3 इम्पॉर्टेंट कानून जो इम्प्लीमेंट हुआ, जिसका पहला नाम है भारतीय न्याय संहिता, देन इसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और लास्ट वन आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और ये टोटली 3 इंपॉर्टेंट जो लॉ है ये 1 जुलाई 2024 में इंप्लीमेंट हुआ, जो रिप्लेस किसको करता है, आईपीसी, सीआरपीसी एंड लास्ट वन आपका इंडियन एविडेंस एक्ट। वीडियो के शुरू से लेके अंत तक इस बीच में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो आपको समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक साइड में है आपका आईपीसी और इसके बगल में आपका सीआरपीसी, इंडियन पिनल कोड, और उसके साथ आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मतलब अगर कोई हमारे देश में कुछ ऐसा क्राइम करता है तो उसके लिए एक पार्टिकुलर सेक्शन लिखा गया है वो आईपीसी के अंदर में, लेकिन उस क्राइम का प्रोसीजर में मतलब सज़ा कैसे होगा उसके बारे में लिखा गया है सीआरपीसी में। मतलब ये हो गया दोस्तों कि सीआरपीसी में उसका कंप्लीट प्रोसेस लिखा गया है कि उसको जेल टर्म कितना हो सकता है, बेलेबल ऑफेंसेस है कि नॉन बेलेबल है, इसके साथ साथ आपका दोस्तों कितने सालों का सज़ा हो सकता है, क्या सज़ा हो सकता है, मतलब कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या साथ साथ आपका डेथ पेनल्टी है। ऐसी कई सारी चीज़ें जो होती है वो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स के अंदर बिल्कुल प्रोसेस में लिखी हुई रहती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसी तरह दोस्तों इंडियन एविडेंस एक्ट भी वर्क करता है। तो इन तीनों कानून को बदल करके भारत सरकार का ये कहना था कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कॉलोनियल एरा में इंपॉर्टेंट कानून चल रहा था उसको हम लोग बदल करके कई सारे सेक्शन को ऐड करेंगे। तो आइए समझते हैं कि इस पार्टिकुलर नए क्रिमिनल लॉ में क्या वो इम्पॉर्टेंट की हाईलाइट्स है जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया आपको, है ना, मैंने ऑलरेडी बताया। अब इसमें एक पॉइंट और ऐड करना है कि आखिर इस पार्टिकुलर नए लॉ में क्या क्या वो नया ऑफेंसेस ऐड किया गया है। देखिए नंबर 1 है आपका दोस्तों टेररिज्म। आप सभी को मालूम है कि टेररिज्म का केसेस पिछले कुछ सालों में कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है, और ख़ासकर आप देख सकते हैं कि उस जगह पे भी अटैक हो रहा है जहाँ पर पहले नहीं होता था। अभी रिसेंट्स का 2-4 घटना हुआ हमारे देश में, स्पेशली जम्मू कश्मीर के एरिया में। नेक्स्ट वन को जो ऐड रखा गया है वो है आपका मॉब लिंचिंग। काफ़ी क्या था कि 4-5 ग्रुप मिल करके किसी पार्टिकुलर धार्मिक एंगल पे लोगों को घेर करके कहीं ना कहीं जो है मार दिए, फिर उस पर कोई केसेस नहीं बना। लेकिन राइट नाउ अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट और साथ साथ डेथ पेनल्टी भी रखा गया है दोस्तों। देन इसके बाद आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब कि आप बिल्कुल मिल करके सबके साथ एक नेटवर्क बना करके बिल्कुल एकदम प्लानिंग के साथ उस क्राइम को जो है इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। इसी बीच में जब नीट यूजी का पेपर का जो इशू हुआ भारत में, तो उसके रिगार्डिंग भी भारत सरकार ने जो है एक्ट लाया, जिसमें उन्होंने खास कर ये बता दिया कि अगर कोई सिंगल पर्सन या 2-3 पर्सन अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो उसके लिए अलग सा लॉ हो गया। और अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहा है, मान लीजिए उस पार्टिकुलर लीक में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स मान लीजिए उसमें ऐड ऑन है, या फिर मान लीजिए पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल एक नेटवर्क है, तो डेट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, वो अंजाम दिया जा रहा है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को भी फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ऐड किया गया। इसके साथ साथ दोस्तों कि वोमेन्स के रिगार्डिंग और चिल्ड्रन के रिगार्डिंग जो भी क्राइम है उस पार्टिकुलर पनिशमेंट को थोड़ा और हार्श किया गया है, थोड़ा सा और टफ किया गया है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल।
इसके साथ साथ दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे हम लोग नॉर्मल क्या करते थे पहले कि अगर कोई केस होता था तो हम लोगों को अगर अपना लोकल पुलिस में जाना है स्टेशन में, तो वहाँ पर जो भी पार्टिकुलर केसेस हुआ है, लाइक मान लीजिए कि चोरी हो गया आपके घर पे या फिर कुछ और ऐसा इंसिडेंट हो गया, तो हम लोग अपने लोकल पुलिस की हेल्प लेते थे। तो वहाँ पर जा कर के नॉर्मल क्या है कि अपना एक एप्लीकेशन रजिस्टर्ड करते थे। तो पुलिस स्टेशन में जो SHO है वो अगर रजिस्ट्रेशन किया आपका एप्लीकेशन, तो नॉर्मल वो GD नंबर रहता था, जनरल डायरी नंबर। और अगर मान लीजिए अगर आप FIR रजिस्टर कर रहे हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, देन उसके बाद जांच तफ्तीश जो होना है, इन्वेस्टिगेशन, वो होता था, बिकॉज FIR का बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन होता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या कहा गया है कि जो भी FIR होगा, अब आप पुलिस स्टेशन नहीं भी जाइएगा, लाइक आप ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से आप वहाँ पर भी FIR जो है लॉक कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जिसके लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन नेटवर्क्स है जो बहुत पहले बना था, जिसका नाम आप देख रहे हैं क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क, यानी कि CCTNS सिस्टम, ये विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। जो हमारा डिजिटल इंडिया का कैंपेन है उसके साथ इसको जोड़ा गया है। इसके बाद दोस्तों EFIR यानी कि इलेक्ट्रॉनिक FIR, वो इसी के साथ ऐड ऑन हो गया। और देन इसके बाद आपका जीरो FIR। अब देखिए दोस्तों क्या है कि एक होता है FIR और एक होता है एक होता है जीरो FIR। FIR नॉर्मली क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर एज फॉर एग्जांपल मेरे ही घर के आसपास में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए मेरे घर के बगल में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो हम लोकल पुलिस के पास जाएंगे और वहाँ पर उस इंसिडेंट्स के बारे में खबर देंगे और वो पुलिस स्टेशन में ये बोला जाएगा कि आप इस पर इन्वेस्टिगेशन जो भी है जल्द से जल्द कीजिए। ये एक प्रोसेस हो गया FIR का। अब मान लीजिए दोस्तों सेकंड कंडीशन है कि मेरे घर के बगल में कुछ इंसिडेंट हुआ, लेकिन उस घर के जो मेंबर्स है वो बिल्कुल प्रेजेंट नहीं थे एज फॉर एग्जांपल, और उस घर के लोग मान लीजिए किसी और जगह रहते हैं। जैसे मान लीजिए इंसिडेंट हुआ कोलकाता में और वो लोग रहते हैं दिल्ली में, तो वो आदमी जिसके घर में ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो अपनी नेबरिंग से हेल्प लेकर के वो दिल्ली से भी बैठ करके जो है जीरो FIR कर सकता है। मतलब जीरो FIR का जो जुरिस्डिक्शन होता है वो ऑल इंडिया लेवल पे कहीं से भी आप कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन FIR में क्या होता है, जो अपने जुरिस्डिक्शन में किया जाता है, तो ये एक थोड़ा सा माइनर डिफरेंस समझिएगा। तो यहाँ पर जीरो FIR को भी क्या किया गया है दोस्तों, आपका ऑनलाइन से जो है जोड़ दिया गया है। इसके साथ साथ ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में होगा और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको पुलिस स्टेशन विजिट्स नहीं करना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमारा देश ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहा है, तो इस पार्टिकुलर पोर्शन पे अवेयरनेस, देन इसके बाद ट्रेनिंग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ट्रेनिंग होना चाहिए पुलिस स्टेशन में, और इसके साथ साथ जो लोग अगर FIR कर भी रहे हैं तो उसका एक प्रोसेस पता होना चाहिए। काफ़ी बार प्रोसेस पता नहीं होता है कि हम FIR फाइल कैसे करें, ये सारी चीज़ें जो भी ओवरऑल है। तो उसके लिए साफ साफ बताया गया है कि जितनी भी स्टेट्स हैं वो हेल्प करेंगे इस चीज़ों को लेकर के। और बेसिकली दोस्तों देखिए क्या है कि पुलिस जो आपका सब्जेक्ट होता है वो बेसिकली आपका एक स्टेट सब्जेक्ट्स है, और साथ साथ आपका कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके अंदर जो है कह सकते हैं आती है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इन चीज़ों को देखते हुए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से टेस्टिंग के लिए, जिसका नाम था ई-सक्षया। ई-सक्षया एक मोबाइल ऐप है जिसमें कोई भी केसेस का जो है आपका रिकॉर्ड होगा और साथ साथ उसमें क्राइम सीन का जो है अपलोड भी होगा। मतलब जो भी एविडेंस है, जो भी क्राइम सीन है, उसका अपलोड भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। इसके बाद ये भी बताया गया कि जो भी पार्टिकुलर अपना अपना अलग अलग स्टेट है, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से वो इस तरह का एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो इसी का एक बेहतरीन एग्जांपल कौन सा है आपका दोस्तों, तो दिल्ली पुलिस जिसने डेवलप किया है ई-प्रमाण एप्लीकेशन। ये सारा जो मैं रेड से सर्कल कर रहा हूँ ना, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम एज वेल एज मेंस पेपर, और साथ साथ जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब ऐसे व्यक्ति जो UPSC की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि इस पार्टिकुलर नए लॉ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि कम्युनिटी सर्विस जो है वो शुरू किया जाएगा पनिशमेंट्स के लिए। देन इसके बाद
टेररिस्ट एक्ट यहाँ पर जो मैंने ऑलरेडी बताया था, जिसको खासकर यहाँ पर बोला गया है कि इसके रिगार्डिंग भी जो है पनिशेबल होगा। मॉब लिंचिंग जो सबसे बड़ा केसेस बना था, जिसमें पनिशेबल दिया गया क्या, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी सबसे दोस्तों, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 साल और उससे ज़्यादा, मतलब कि अगर मॉब लिंचिंग को कर रहा है तो रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज एंड पर्सनल बिलीफ, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक इसमें इन्वॉल्व है दोस्तों इस पार्टिकुलर लॉ में। इसके साथ साथ दोस्तों आपका हर पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट केसेस का वीडियोग्राफी करना कंपलसरी है। इसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसका सर्च, उसका सीजर, वो सारा वीडियोग्राफी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नो चार्जशीट वैलिड विदाउट सच रिकॉर्डिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई केस चल रहा है और वो केस मान लीजिए चला, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वो इन्वेस्टिगेशन मान लीजिए 2 सालों तक चला या मान लीजिए 1 सालों तक चला, तो वो पूरे 1 साल का एविडेंस वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप चार्जशीट फाइल कर सकते हैं विदाउट सच रिकॉर्डिंग, और उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपका जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है वो सर्व करेगा 3rd ऑफ द जेल टर्म, और फिर वो रिलीज होगा, बेल उसको मिलेगा, वो कोर्ट से मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बोला गया है कि आपको हर केस में इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। वेयर द पनिशमेंट इंक्लूड्स 7 और मोर ईयर्स इन जेल, अगर जिस भी पार्टिकुलर पनिशमेंट में 7 या 7 से ज़्यादा सालों का जेल होता है तो वहाँ पर फॉरेंसिक्स जो टीम है उसका हेल्प लिया जाएगा। वो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट सा बिल है, इसके रिगार्डिंग भी थोड़ा सा पॉइंट समझना है आपको। जैसे ये है आपका भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023, और इसमें साफ साफ देखिए लिखा हुआ है कि द भारतीय साक्ष्य एक्ट 2023 हैज़ 170 सेक्शन, मतलब इसके अंदर 170 सेक्शन है। इसके बाद आपका ऑल्टरिंग 24, एडिंग 2 एंड रिपीलिंग 6 ऑफ 167 सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसके बाद हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो कानून बना, इसमें भी जो है आपका अगर हम बात करेंगे तो लगभग 531 सेक्शन है 177 सेक्शन के साथ जो रिवाइज किया गया है, और इसके बाद नया सेक्शन जोड़ा गया है, टोटल आपका 9 और 14 सेक्शन को जो है रिपील्ड किया गया है। तो ये कुछ 4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि हमारे भारत में भारत सरकार का और कौन सा इंपॉर्टेंट स्कीम है रिगार्डिंग पुलिस नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, तो यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है आपके सामने कि नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म। इसके बाद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है जिसका नाम है सुपेस। देन इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस स्कीम। देन इसके बाद ये 3 इंपॉर्टेंट जो लॉ है जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ, ये तो है ही है, और ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। इसके साथ साथ ई साक्ष्य पोर्टल जो एप्लीकेशन है वो आपको रिमेंबर रखना होगा। देन ई प्रमाण एप्लीकेशन जो दिल्ली पुलिस का है वो भी आपको रिमेंबर रखना होगा। जाते जाते दोस्तों एक आपका क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जीरो FIR was introduced after the recommendation of which of the following committee या which committee। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि जीरो FIR क्या होता है कि उसका एक जुरिस्डिक्शन ऑल इंडिया लेवल पे होता है, मतलब कहीं से भी आप जीरो FIR कर सकते हैं अगर आप उस स्पॉट पे अवेलेबल नहीं है तो। बट सवाल ये दोस्तों कि ये जो जीरो FIR है इसका रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दिया है, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। और इसके साथ साथ आपको निर्भया केस याद रखना है, मैं आपको एक हिंट्स दे दिया हूँ दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हुआ है लॉ में जो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा मे बी। इसके साथ साथ आप हमारे साथ जुड़े हुए रहें, बने हुए रहें। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।